हेलो फ्रेंड्स, हाल ही में मैंने एक फिल्म देखी ओपनहाइमर। उसमें दिखाया गया है कि कैसे अमेरिका ने इतिहास का सबसे गुप्त और विशाल वैज्ञानिक प्रोजेक्ट मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया। अमेरिका ने सिर्फ 3 सालों में यानी 1942 से 1945 तक में विश्व का पहला परमाणु बम बना लिया था। इस प्रोजेक्ट में 1,30,000 से ज्यादा लोग शामिल थे। इसके लिए दर्जनों गुप्त लैब बनाई गई, जैसे कि लॉस एलमोस, ओक रिज, हैनफोर्ड आदि आदि। कुल खर्च था करीब $2 अरब, जो आज के समय में लगभग 25 से 30 अरब डॉलर के बराबर है। सब कुछ शुरू से बनाना पड़ा था। रिसर्च, यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोसेस और बम का डिजाइन सब कुछ खुद खोजा गया। इतनी मेहनत, पैसा और संसाधनों के बाद भी यह काम बेहद कठिन था। लेकिन कुछ सालों बाद सोवियत संघ यानी आज का रशिया, उन्होंने वही काम कम पैसों और सीमित संसाधनों में कर दिखाया। उन्हें शुरू से रास्ता नहीं बनाना पड़ा, उन्हें गुप्त जानकारी मिल गई, जिससे उन्होंने सीधे डिजाइन दोहराकर समय और पैसा दोनों बचा लिए। अगर दोनों देशों के परमाणु प्रोजेक्ट के खर्च की तुलना की जाए तो सोवियत संघ का खर्च अमेरिका के कुल खर्च के केवल 15% था। तब मेरे मन में सवाल उठा, आखिर ऐसा हुआ कैसे? सोवियत संघ को वो गुप्त रास्ता किसने दिखाया? और यही से शुरू होती है उस शख्स की कहानी जिसका नाम है क्लाउस पर्च, वो आदमी जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। 1945 में दुनिया में पहली बार आसमान 2 हिस्सों में फट गया, हिरोशिमा और नागासाकी। 2 शहर, 2 धमाके और लाखों जिंदगियां राख में तब्दील। पर इस कहानी की शुरुआत उन बमों से नहीं होती, बल्कि एक ऐसे आदमी से होती है जिसने तय किया कि ज्ञान सिर्फ एक देश की मिल्कियत नहीं हो सकता। उसका नाम था क्लाउस पर्च, एक शांत, बुद्धिमान और जिद्दी वैज्ञानिक जिसको इतिहास ने द एटॉमिक स्पाई के नाम से जाना। 1942 सोवियत विदेश मंत्री मोलोटोव को एक गुप्त रिपोर्ट मिलती है। रिपोर्ट कहती है कि पश्चिमी देश यूरेनियम बॉम्ब पर काम कर रहे हैं। स्टालिन आदेश देते हैं, हमें भी यह प्रोजेक्ट तुरंत शुरू करना होगा। उस रिपोर्ट का सबसे अहम स्रोत कौन था? वही क्लाउस पर्च, जो ब्रिटेन में काम कर रहा था और गुप्त रूप से सोवियत एजेंट को जानकारी भेज रहा था। लेकिन इस कहानी की जड़ें इससे कहीं पीछे है। जर्मनी के एक छोटे शहर में 1911 में जन्मे उस लड़के से, जो अपने पिता की तरह नैतिक और ईमानदार था, क्लॉस यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग में फिजिक्स पढ़ता था। पर वहाँ सिर्फ विज्ञान नहीं, राजनीति और नफरत का तूफान भी चल रहा था। नाजीवाद का उदय हो चुका था। यहूदियों, समाजवादियों और कम्युनिस्टों को सड़कों पर पीटा जा रहा था। पहले क्लॉस चुप रहा, लेकिन जल्द ही समझ गया, अन्याय के सामने मौन रहना भी अपराध है। वो बोलने लगा, विरोध करने लगा, और यही से उसके भीतर जन्म लिया प्रतिरोध का बीज। यही उसका पहला नैतिक जागरण था, जो आगे चलकर उसे इतिहास का सबसे जटिल जासूस बनाने वाला था। 1933 हिटलर सत्ता में आता है। क्लॉस और उसका परिवार अब खतरे में है। पुलिस उनके घर पर छापे मारती है। पिता को जेल भेज दिया जाता है। क्लॉस भाग निकलता है, बर्लिन से पेरिस और फिर इंग्लैंड। पेरिस में निर्वासन की जिंदगी जीते हुए वो यूरोप के बुद्धिजीवियों और समाजवादियों से मिलता है। अब उसकी सोच स्थानीय नहीं, वैश्विक हो जाती है। वो समझता है फासीवाद सिर्फ जर्मनी का ही नहीं, मानवता का भी दुश्मन है। उसकी भावनाएं गहरी थी, पर वो उन्हें कभी व्यक्त नहीं करता था। नाजी हिंसा, माँ की मानसिक टूटन, परिवार का अपमान, इन सब ने उसे भीतर से जला दिया। वो चीखा नहीं, बस निष्कर्ष निकाला। उसकी चुप्पी अब योजना बन चुकी थी। क्लॉस चिल्लाता नहीं था, उसकी चुप्पी योजना बनाती थी, और योजना जिसने इतिहास बदल दिया। इंग्लैंड में उसे शरण मिली, पर साथ ही मिला गहरा अकेलापन। वो गरीब था, पर दिमाग आग की तरह जल रहा था। क्वांटम मैकेनिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, यही उसकी दुनिया थी। वो कहता था, विज्ञान सीमाओं से बड़ा है। अगर इसका इस्तेमाल सिर्फ एक देश करेगा तो यह विनाश बनेगा, पर अगर सबके पास होगा तो शायद संतुलन बना देगा। धीरे धीरे उसकी यह सोच वैज्ञानिक से पहले एक विचारक, फिर एक संभावित स्पाई को जन्म देने लगी थी। युद्ध के शुरुआती सालों में ब्रिटेन ने सभी जर्मन और ऑस्ट्रियाई नागरिकों को एनिमी अलाइन घोषित किया। क्लॉस, जिसने ब्रिटेन को अपना नैतिक घर माना, अब कैदी बन चुका था। वेल्स और स्कॉटलैंड के इंटरमेंट कैंप में उसने महीने बिताए,
तारों की बाढ़, सर्द दीवारें और अनिश्चितता के बीच हर दिन वो किताबें पढ़ता, भौतिकी पर काम करता। वही उसने एक सबक सीखा, राष्ट्र सीमाएं बनाते हैं, न्याय नहीं। युद्ध लंबा चला। फिर ब्रिटेन ने महसूस किया कि इन प्रवासियों में असाधारण वैज्ञानिक भी है। क्लॉस को रिहा किया गया और यह उसका मोड़ था। क्लॉस को ब्रिंघम यूनिवर्सिटी में काम करने का मौका मिला, जहां उसने रुडोल्फ पेरेल्स और ऑटो फ्रिज जैसे वैज्ञानिकों के साथ एटॉमिक फिजिक्स पर काम शुरू किया। इसी दौरान ब्रिटेन ने अपना परमाणु प्रोजेक्ट शुरू किया, ट्यूब अलॉयज। यहाँ से उसके दो चेहरे पहली बार टकराते हैं, एक वैज्ञानिक और एक नैतिक आदर्शवादी। वह मानता था अगर सोवियत को मदद देना फासीवाद के खिलाफ संतुलन बनाएगा तो ज्ञान साझा करना मेरा कर्तव्य है। उसका कोई आर्थिक या निजी स्वार्थ नहीं था। वो न धन के लिए काम कर रहा था, न प्रसिद्धि के लिए। वो आदर्श के लिए काम कर रहा था, और यही उसे दुनिया का सबसे खतरनाक नैतिक जासूस बना देता है। 1943 द्वितीय विश्व युद्ध चरम पर था। ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर शुरू किया मैनहट्टन प्रोजेक्ट, दुनिया का पहला परमाणु बम बनाने का मिशन। क्लाउस फज चुना गया। वो अब अमेरिका के लॉस एलमोस में था, जहां हर सांस निगरानी में थी। वो ओपनहाइमर, फर्मी, बोहर जैसे महान वैज्ञानिकों के साथ काम कर रहा था। दिन में वह आदर्श वैज्ञानिक था, पर रात में इतिहास बदलने वाला जासूस। वो जानता था कि यह सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि सत्ता का हथियार बनने जा रहा है। क्लॉस ने पहली बार सोवियत यूनियन से संपर्क किया। वो जानता था अगर सिर्फ अमेरिका के पास यह शक्ति रही तो दुनिया असंतुलित हो जाएगी। वो बोला था अगर एक देश के पास परमाणु शक्ति है तो शांति नहीं, आतंक फैलेगा। और इस तरह क्लाउस फज बन गया द मैन हु बैलेंस द बॉम्ब। लॉस एलमोस की दीवारों के भीतर वैज्ञानिक इतिहास रच रहे थे, और उन्हीं दीवारों के भीतर क्लॉस इतिहास चुरा रहा था। उसने अपने हाथों से वो डिजाइन देखा जो नागासाकी पर गिरने वाला था, इम्प्लोजन टाइप बॉम्ब डिजाइन। उसने वो ब्लूप्रिंट मॉस्को भेज दिए। उसकी सूचनाओं ने सोवियत वैज्ञानिकों को वर्षों का लाभ दिया। अमेरिका हैरान रह गया, सोवियत ने इतने जल्दी बम कैसे बनाया? उत्तर था क्लाउस फज। पर अब उसके भीतर की शांति टूटने लगी थी। वो सो नहीं पाता था, दिन में बोलता था, रात में सोचता था। दो दुनिया के बीच उसकी आत्मा बढ़ चुकी थी। वो मानता था कि अगर पकड़ा गया तो वो एक नैतिक शहीद की तरह याद किया जाएगा, पर यही सोच उसका सबसे बड़ा भ्रम थी। 1949 में सोवियत यूनियन ने अपना पहला परमाणु बम परीक्षण किया। अमेरिका स्तब्ध था और MI5 ने जांच तेज कर दी। वेनोना प्रोजेक्ट के नाम से एक गुप्त मिशन ने सोवियत कोड को तोड़ना शुरू किया। एक संदेश में जिक्र था एक जर्मन मूल का वैज्ञानिक जो ब्रिटेन में है और बहुत चुप रहता है। तभी MI5 ने क्लॉस की निगरानी शुरू की। धीरे धीरे सवालों और दोस्ताना बातचीतों के जरिए उसके मन की दीवारों में दरार डाली गई। जनवरी 1950 MI5 अधिकारी विलियम स्कॉटफील्ड ने उसे बातचीत के लिए बुलाया। सवाल साधारण थे पर उनमें नैतिक वजन था। क्लॉस की आत्मा थरथराने लगी थी। 3 दिन बाद क्लॉस खुद चल आया, शांत चेहरा, ठंडी आंखें। कहा, आई विल टेल यू एवरीथिंग। उसने सब कबूल किया, बिना डर, बिना पछतावे। वो बोला, मैंने मानवता को संतुलित किया, किसी देश को नहीं बेचा। MI5 अधिकारी हैरान थे। वो किसी अपराधी से नहीं बल्कि एक दार्शनिक से बात कर रहे थे। क्लाउस फज पर मुकदमा चला, सिर्फ 90 मिनट में खत्म। इतिहास के सबसे बड़े परमाणु जासूस पर सिर्फ 1.5 घंटे की सुनवाई हुई। 14 साल की जेल। उसने कोई अपील नहीं की। वो शांत रहा, जैसे उसे अपना अंत पहले से पता था। जेल की दीवारों में वो किताबें पढ़ता रहा। चार्ल्स डिकेन की अ टेल ऑफ टू सिटीज उसने बार बार पढ़ी। वो लाइन जो शायद उसके जीवन का सार थी, इट वॉज द बेस्ट टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। रिहाई के बाद वो पूर्व जर्मनी गया, जहां उसका स्वागत वैज्ञानिक नायक की तरह हुआ। उसे एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट का प्रमुख बनाया गया, पर भीतर वो सवाल अब भी जिंदा था। क्या उसने सच में मानवता की सेवा की थी? कई वर्षों बाद उसने कहा, मैंने शायद सही सोचा था, पर क्या सही किया ये आज भी नहीं जानता। 1988 में उसकी मृत्यु हुई। न कोई माफी, न कोई स्मारक, बस एक कहानी
एक आदमी की जिसने विज्ञान और नैतिकता के बीच अपनी आत्मा खो दी। अंत में खाली एक ही सवाल बाकी है, क्या क्लाउस फज गद्दार था या वो एक ऐसा इंसान था जिसने संतुलन के नाम पर सच का दूसरा चेहरा चुना? क्या ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती? क्या एक वैज्ञानिक का कर्तव्य अपने देश के प्रति होता है या पूरी मानवता के प्रति? वो आदमी जिसे एक युग ने गद्दार कहा, शायद आने वाले युग उसे एक चेतावनी की तरह याद रखेंगे। जब ज्ञान हथियार बन जाए तो विज्ञान और विवेक में कौन जीतेगा? हिरोशिमा की राख और कोल्ड वॉर की छाया के बीच क्लाउस फज की कहानी आज भी वही सवाल दोहराती है। कभी कभी सही और गलत का फैसला भी परमाणु की तरह विभाजित हो जाता है।